हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रैशनल रैपो, जहां हम इकोनॉमिक्स रिलेटेड कंटेंट के बारे में स्टडी करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, उसके कुछ पॉइंटर्स, कुछ फीचर्स हमने देखे थे कि क्या क्या फीचर्स थे इकोनॉमिक रिफॉर्म के और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमारी इकोनॉमी को, है ना। तो अगर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले मैं उन्हें ये रिकमेंड करूँगी कि वो देख लो, देन जंप टू दिस वीडियो, ठीक है। तो अभी ये आज हम लोग क्या करेंगे, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म के तीन मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स करने वाले हैं जो 8th स्टैंडर्ड तक 12th या फिर ग्रेड्स के बेसिक्स में आता ही आता है। तो इतनी बार अगर पूछा जा रहा है तो कुछ तो बात होगी भाई, बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तीन कंपोनेंट्स की न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के 1990s का, वो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक इकोनॉमी को लिबरल कर दिया, ठीक है। तो पहले हम लोग आते हैं लिबरलाइजेशन पे। लिबरलाइजेशन इन जनरल, लिबरल का मतलब होता है छूट देना, आज़ादी देना, ठीक है। क्यों आज़ादी देना? क्योंकि पहले हमारी इकोनॉमी क्लोज थी, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं किया करते थे, ठीक है, इतना ट्रेड नहीं किया करते थे। तो जब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी कैसे? तो हमारी इकोनॉमी को ओपन कर दिया, ठीक है। यानी हमारा इंडियन इकोनॉमी दूसरे देश की इकोनॉमी से एक्सचेंज कर सकता है गुड्स एंड सर्विसेज को। तो ट्रेड को यहाँ पे एक छूट दे दी, एक आज़ादी दे दी, है ना, ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रो हो सके। तो ये है लिबरलाइजेशन, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैटर करती है कंपनी को ग्रो करने में। पहली बात तो ये, इन्होंने इंटरेस्ट रेट, इससे पहले क्या होता था, गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी थी कि आरबीआई के पास अथॉरिटी थी कि कमर्शियल बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स वो फिक्स कर सके। अब क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट्स जो है वो कमर्शियल बैंक्स खुद फिक्स करती है, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई, ये दो फोर्सेस के बेस पर डिटरमाइन करती है। तो इनको एक फ्रीडम मिल गया है इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट बहुत अहम भूमिका निभाता है जब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की बात आती है ना। तो इनडायरेक्टली बिजनेस ग्रो होने की बात हो रही है। चलो, एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। अब पहले क्या होता था कि इंडस्ट्रीज़ को एक्सपैंड करना है या मर्जर करनी है तो भी गवर्नमेंट से लाइसेंस की ज़रूरत होती थी, या गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता था। अब गवर्नमेंट ने एक फ्रीडम दे दी कि आप अपना जो है बिज़नेस का एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी हो गई कि अब गवर्नमेंट से हर चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं रही बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर को, ठीक है। उसके बाद MRTP एक्ट 1969 में जो बना था, वो एक ऐसा एक्ट था कि जिन कंपनीज़ का कैपिटल 100 करोड़ है, ठीक है, यानी बड़ी बड़ी कंपनीज़, तो उन कंपनीज़ के एक्सपांशन, मर्जर, एक्विजिशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती थी। यानी वो उनके बिना कुछ नहीं कर सकती थी कंपनीज़, गवर्नमेंट का अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आना ज़रूरी था। अब क्या हुआ कि ये अबॉलिश कर दिया गया इस एक्ट को, क्योंकि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आना ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन अगर अप्रूवल ना दे तो बिज़नेस रुक जाए, है ना। तो ऐसी बहुत सारी रुकावटें थी इस MRTP एक्ट में जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। तो इसको अबॉलिश कर दिया गया और फ्री ट्रेड लाया गया, ठीक है, और MRTP एक्ट को अबॉलिश कर दिया, ठीक है। सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म है, इसको याद रखो। सेज है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और ये एक अपनी ही कंट्री में कोई एक ऐसी लोकेलिटी में एक ऐसा एरिया होता है जिसको सेज बनाया जाता है। अब बनाया जाता है तो उसमें अलग क्या होता है? अलग ये होता है कि इस एरिया के या इस लोकेलिटी के जितने भी बिजनेस या फिर जो ट्रेड रिगार्डिंग रूल्स है, लॉज है, वो अलग होते हैं बाकी की जगहों से, कंट्री में ही, ठीक है। जैसे कि इंडिया की अगर हम मुंबई की बात करें तो अंधेरी ईस्ट में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ये एक इंडस्ट्रियल एरिया होता है जहाँ बिजनेस एक्टिविटीज़ कैरी ऑन होती है, ठीक है। वहाँ पे जो है वहाँ के ट्रेड लॉज जो है वो काफ़ी अलग होते हैं हिंदुस्तान की बाकी जगहों के ट्रेड लॉज से। उन्हें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, रिलैक्सेशन दी जाती है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, सब्सिडीज़ ज़्यादा होती है जिससे वो प्रोडक्शन ज़्यादा कर सके, ठीक है, जिससे बिजनेस ग्रो हो। तो ऐसे कुछ सेज इंडिया में है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अंधेरी ईस्ट में है, मुंबई की बात करें तो।
इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। अब क्या हुआ, बाहर की कंपनी आ रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब बाहर की कंपनी आई तभी तो हम आज मॉल्स में जाके पिज़्ज़ा हट में पिज़्ज़ा और डोमिनोज़ वगैरह जाके खाते हैं, राइट, ईटरी। तो वो इन्वेस्टमेंट हुई, फॉरेन की कंपनी यहाँ आके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही है, ये छूट हमने दे दी उन्हें। और जिसकी वजह से हुआ क्या कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्टमेंट हुई। बाहर की कंपनीज रोड है, इन सारी चीज़ों में भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा बढ़ रहा है और ऑटोमेटिकली किसी भी जगह का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होता है तो उसका इकोनॉमिक ग्रोथ कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है, ठीक है। अभी देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से एक और बात है कि बाहर की टेक्नोलॉजी भी आई। अगर बाहर का सामान या बाहर की सर्विसेज आई हमारे देश में तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई वो थी टेक्नोलॉजी, ठीक है। हमने बाहर की टेक्नोलॉजी इंडिया में ली और इसी की बदौलत हम आज टेक्नोलॉजिकली काफ़ी आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। काफ़ी ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के मेथड में, जिसकी वजह से एफिशिएंसी बढ़ती है। तो टेक्नोलॉजी एक अच्छा रोल प्ले किया है टेक्नोलॉजी ने इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, ओके। और सेबी का क्या है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी क्या है, सिक्योरिटीज़, आपने स्टॉक मार्केट का नाम ज़रूर सुना होगा, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट के ऊपर जो मॉनिटर करने वाली जो अथॉरिटी है उसे सेबी कहा जाता है, ठीक है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्कैम हुए हैं, हर्षद मेहता स्कैम है और ये मार्केट काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इजीली स्कैम भी हो सकते हैं और काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी वाला मार्केट है ये, कैपिटल मार्केट जिसे कहते हैं। तो इस पे नज़र रखने वाली आँख को हम सेबी कहते हैं। सेबी एक ऐसी अथॉरिटी है जो सारे रूल्स और रेगुलेशंस चेक करती है कि कहीं कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। तो सेबी को भी 1992 में एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, जिसकी वजह से आज कैपिटल मार्केट्स सिक्योर है, कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सिक्योर हो चुका है क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रिंजेंट लॉज बनाते हैं। तो ये था लिबरलाइजेशन कि कैसे एक इकॉनमी लिबरल हुई एक ट्रेड के मामले में, है ना। अब देखते हैं प्राइवेटाइजेशन। देखो, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी, चूँकि ये बात याद रखिए कि उस 1990 से पहले के समय में गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी थी और उसी में फेलर आने की वजह से हमें काफ़ी भारी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ डाउन हुई और अल्टीमेटली हमको बोरोइंग लेनी पड़ी IMF से और अपनी इकोनॉमी हमने ओपन किया, राइट। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को आप कन्वर्ट कर रहे हो प्राइवेट में, यानी अपना, समझ लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना कुछ पब्लिक सेक्टर बेच दिया, उसकी सेलिंग की। तो पब्लिक सेक्टर को जो सेल करने की एक्टिविटी है उसको हम प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे चीज़ें प्राइवेटाइज हो रही है, यानी कोई एंटरप्रेन्योर के हाथ जा रही है, इंडिविजुअल कंपनीज़ के हाथ जा रही है, गवर्नमेंट हैंडल नहीं करता है उन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन, इससे होता क्या है ना कि गवर्नमेंट जब तक पब्लिक सेक्टर रहता है ग्रोथ इतनी नहीं होती है, ये हम सब जानते हैं। जैसे ही वो काम प्राइवेट के हाथ में आ जाता है, क्योंकि प्राइवेट किस पे फोकस करता है और पब्लिक किस पे फोकस करती है, प्राइवेट फोकस करता है प्रॉफिट की माला जपता है प्राइवेट, ठीक है। और पब्लिक क्या करता है, पब्लिक वेलफेयर पे ध्यान देता है, जिसकी वजह से उसकी इफिशिएंसी ऑटोमेटिक डाउन हो जाती है और आज हम जानते हैं पब्लिक सेक्टर की क्या जो है सिचुएशन है, ठीक है। तो प्राइवेट प्रॉफिट देखता है, इसकी वजह से प्रेशर डालता है, इसकी वजह से इफिशिएंसी आती है, ठीक है, इसकी वजह से ग्रोथ होता है। तो काफ़ी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो है वो प्राइवेट में कन्वर्ट हो गए और इस चीज़ को जो सेलिंग एक्टिविटी है पब्लिक को प्राइवेट में बेचने की, उसे हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। हाल ही में बजट में भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, एक पर्टिकुलर अमाउंट रहती है डिसइन्वेस्टमेंट की भी कि इतना अमाउंट हमें डिसइन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाता है और मैनेजमेंट इनकी काफ़ी अच्छी होती है प्राइवेट वालों की, क्योंकि ये प्रॉफिट पे फोकस करते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेशनल रिन्यूएबल बोर्ड, ठीक है। ये जो प्राइवेटाइजेशन है इसके अंडर NRB एक बोर्ड है, एस्टेब्लिश किया गया। देखो, बहुत सारी पब्लिक सेक्टर्स यूनिट्स थे जो सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या सिक बिजनेसेस यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं कि जिन्हें काफ़ी ज़्यादा भारी नुकसान झेलना पड़ता है, ठीक है, और वो रिकवर नहीं कर पाते। तो उन जो कंपनीज़ है या
उन बिजनेस सेटअप्स को कॉम्पेंसेट करने के लिए जो अथॉरिटी, ठीक है, रीस्ट्रक्चर करने के लिए, कॉम्पेंसेट करने के लिए, ठीक है, ये अथॉरिटी एस्टेब्लिश की गई थी। और नेशनल रिन्यूएबल बोर्ड, कुछ होता है ना कि कुछ सिक पब्लिक सेक्टर्स होते हैं जो बंद हो जाते हैं, या कुछ सिक बिजनेसेस होते हैं जो बंद हो जाते हैं। अब वो तो बंद हो गए, लेकिन वहाँ जो काम कर रहे वर्कर्स हैं उन्हें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट झेलनी पड़ती है, बेरोज़गारी, उसके बाद फिर गरीबी से सामना करना पड़ता है। तो ऐसी सारी चीज़ों से बचने के लिए उन वर्कर्स को भी यहाँ सहायता दी जाती है और हेल्प दी जाती थी, ठीक है। तो ये है नेशनल रिन्यूएबल बोर्ड के। सो अभी हम देखते हैं एलपीजी में ग्लोबलाइजेशन। देखो, अगर एक पटरी लिबरलाइजेशन है और दूसरी प्राइवेटाइजेशन है, तो उस पर जो चलने वाली ट्रेन होती है ना, वो ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन समझ लिया, ग्लोबलाइजेशन आपको ईजिली समझ जाएगा। आप ग्लोब पता है ना आपको क्या होता है, हम स्टडी करते हैं ज्योग्राफी में ग्लोबलाइजेशन इन द सेंस हम पूरी दुनिया से, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं बिजनेस के मामले में, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी इंटरलिंक्ड रहती है, तो एक ऐसा नेटवर्क है जिसे हम ग्लोबल इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन ग्लोबल इकोनॉमी, जिस तरीके से हम इंडिया में एक दूसरे से खरीदारी और बेचना और खरीदना, ये सारी एक्टिविटीज़ को देखते हैं, उसी तरीके से बाहर हमारा देश किन किन देशों से व्यापार कर रहा है, किन किन देशों से चीज़ें या सर्विसेज मंगवाई जा रही है और किन किन देशों में भेजी जा रही है, उन सारी एक्टिविटीज़ को ग्लोबल मार्केट, क्योंकि एक ग्लोबल मार्केट में होता है, उसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। और याद रखना, जब 1990s में ग्लोबलाइजेशन हुआ था तो हमारी इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी थी। उसके बाद जब ये हुआ एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद, हमारी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गई, यानी हमारी इकोनॉमी ओपन हो गई बाकी सारे देशों के लिए बिजनेस करने के लिए, है ना। तो इसके फीचर्स देखो जल्दी, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हुआ क्या था। ट्रेड लिबरलाइजेशन, ट्रेड को लिबरलाइज कर दिया, आज़ाद कर दिया, छूट दे दी। अब ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री में इम्पोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, तो इम्पोर्ट बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे देश जो है वो इम्पोर्ट कर सके, ठीक है। उसके बाद टैरिफ रेट्स कम कर दिए ताकि इंपोर्ट हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाया जाए, ट्रेड को लिबरलाइज कर दिया, आज़ादी दे दी, थोड़ी छूट दे दी, क्योंकि उस वक्त काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे ट्रेड पर, ठीक है। तो ये है ट्रेड लिबरलाइजेशन। ओके, फॉरेन कोलैबोरेशन। अभी मैं आपको बताती हूँ फॉरेन कोलैबोरेशन। मारुति सुजुकी देख लीजिए, मारुति एक इंडियन कंपनी थी, लेकिन सुजुकी के साथ कोलैबोरेशन हुआ। सुजुकी एक जापानीज मोटर कार कंपनी है, तो मारुति सुजुकी, राइट, मतलब दो देश की कंपनियां मिलके जब बिजनेस करती है उसे कहते हैं फॉरेन कोलैबोरेशन। तो अगर सोचिए ग्लोबलाइजेशन होता ही नहीं तो फॉरेन कोलैबोरेशन होता था क्या? नहीं होता था। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है, जिनके सारे मैक्सिमम प्रोडक्ट्स हम आज यूज़ कर रहे हैं, वो भी यही है ना, फॉरेन कोलैबोरेशन। FDI, देखिए ग्लोबलाइजेशन हुआ तो FDI हुआ, दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह मतलब एक कंट्री जो है, एक कंट्री का कोई बिजनेस, अब अपना बिजनेस दूसरी कंट्री में खोलना चाहता है। जैसे कि US का कोई मार्केट है, कोई बिजनेस है, डोमिनोज समझ लीजिए, वो यहाँ पे आउटलेट्स उनके ओपन है ना इंडिया में, इंडिया के काफ़ी जगहों पे डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, इन सारे लोगों बिजनेसेस के आउटलेट्स ओपन हैं। तो उन्होंने क्या किया है, इंडिया में FDI किया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है, इससे भी ग्रोथ होती है। ये भी ग्लोबलाइजेशन का ही एक हिस्सा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि LPG पॉलिसी क्या थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसे इकोनॉमिक रिफॉर्म भी कहा जाता है, 1991 बहुत इंपॉर्टेंट था। सो आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, इसको और डीप में भी पढ़ा जा सकता है। ओके, सो सी यू सून इन अनदर वीडियो। सो टिल देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट बॉक्स में बताइए अगर कुछ सजेशंस हो तो। सो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।